ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्स से बात करेंगे वो झारखंड विधानसभा में पहली बार पहुंचे हैं। बादल पत्रलेख जरमुंडी विधानसभा से यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन खास ये है कि अपने सवालों की वजह से ये चर्चा में है। अगर आप विधानसभा की बात करें, काफी महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र से बादल आते हैं। कांग्रेस जब टूट रही थी तब भी इनके नामों की काफी चर्चा थी। क्या थी, हम सीधे बात करते हैं बादल पत्रलेख से। बादल जी, पहली बार आप चुनाव जीत कर आए। चुनाव जीतने से पहले कई तरह की कहानी वहां पर थी कि वहां पर एक पूर्व मंत्री लड़ रहे थे चुनाव, बीजेपी की तरफ से एक बड़ा नेता थे मैदान में, आप बिल्कुल मैदान से बाहर थे, यानी कि आउट ऑफ रेस थे। फिर चुनाव कैसे जीते और यहां तक कैसे पहुंचे? ये मैं दिल से बताता हूँ, एक दिन की कहानी नहीं है। इसके पीछे पूरा 3 साल का मेरा त्याग है, लोगों का प्यार है, और लाइमलाइट से दूर रहकर लोगों के घरों में जाकर उनके साथ रहना, उनके जीवन को देखना और उनकी आहों को सुनना मैंने शुरू किया। जितना हो सका, मेरे पास तो कोई पावर था नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया कि यदि कोई जेन्युइन कारण हो और आप दिल से किसी को मदद करना चाहते हो तो सिर्फ खड़ा हो जाने से उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। ब्लॉक लेवल पे, थाना लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे, उसी से लोगों का प्यार मिटता गया। लेकिन खास क्या कुछ किया? क्योंकि जो एक पूर्व मंत्री थे, काफ़ी वहाँ इलाके में वो लोकप्रिय भी थे, उनके पास पैसे भी थे, भाजपा की तरफ से भी काफ़ी पैसे खर्च किए गए थे। पीछे की आप यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि बादल पत्रलेख के पास पैसे नहीं है, कार्यकर्ता पैसा चंदा कर रहा है। क्या है पूरा माजरा? इसके पीछे कहानी है। पिछले बार भी जब मैं यूथ कांग्रेस में था जी, 2009 में, राहुल जी ने मुझे दुमका में, मेरे में क्या देखा पता नहीं, उन्होंने मुझे टिकट दिया तो ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। टिकट तो ले लिए, लेकिन पूरे क्षेत्र में मेरी पहचान नहीं थी, मेरे व्यक्तित्व से, चरित्र से लोग वाकिफ नहीं थे। और मैं चुनाव में उतरा, पहली बार चुनाव में 18,000 वोट लाकर हार गया। जब मैं हारा और स्ट्रांग रूम से निकल रहा था, निकल के रास्ते में था, तो मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया सोनारा थाड़ी के छोटा बांडी गांव का। वो कहने लगे कि हम लोग का गांव में आग लग गया है, कुछ उपाय कीजिए, जैसा करना है कीजिए, नहीं तो पूरा गांव जल के राख हो जाएगा। हम लोग गरीब लोग हैं और पुआल का घर सब है, खपड़ेल का है, आप जल्दी आइए। मैं इस उधेड़बुन में था कि मैं क्या करूं, मेरे सामने क्या रास्ता है, कैसे मैं सरवाइव करूंगा। मुझे लगता है कि बाबा बासुकीनाथ ने रास्ता दिखा दिया और मैं अपने गम को भुलाकर तो क्या मान के चले बादल जी कि सिर्फ पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता, सिर्फ बड़ी पार्टी होने से कोई चुनाव नहीं जीतता। चुनाव वो जीतता है जो कि वाकई में अब जनता के पास जाता है, उनके दुख दर्द को समझता है, उनको समझता है। बिल्कुल। मैं जब वहाँ पहुँचा जी, और उन लोगों के लिए काम किया, अग्निशामक बुलाया, उनके साथ लगकर आग को बुझाया, और फिर मैं जब उनके पास से वापस जाने लगा तो वो लोग सामने आके रोने लगे कि मैं नहीं जानता था कि आप हार चुके हैं, हमें ये नहीं मालूम कि आपको हमने वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी दुख में आप मेरे साथ खड़े हुए। एक बार जरूर खड़ा होइएगा और हम लोगों को प्रायश्चित करने। तो क्या उसके लिए 5 साल आप इंतजार किए लोगों के पास जा? जी नहीं, मुझे लगा कि जीत हार से बड़ा है लोगों का दुआ लेना और ज़रूरतमंदों का सेवा करना। एक जले हुए घर के लोगों के लिए जो मैंने काम किया, उसने मेरी दुनिया बदल दी। मैं दिन रात, कोई फ़ोन पे बुलाए, मैं अकेला चलता था मोटरसाइकिल से, ऑटो से। जी, पैसे का अभाव था, मैं निकलता गया, चीज़ें छूटती गई। मुझे ये नशा सेवा करने का छाया था, मुझे ये नहीं पता होता था मैं अपने घर 2 बजे रात जाऊंगा, 4 बजे जाऊंगा। 2 बजे से याद आया बादल जी कि आप पिछले कई बरसों से अपने घर नहीं गए। इसके पीछे की क्या कहानी? इसकी कहानी मैं बता रहा हूँ। जब मैं सेवा करने लगा तो मेरे क्षेत्र में मेरा दोस्त, वो बादल भैया कह के पुकारता है, उसका बेटा भी बादल भैया कह के पुकारता है, उसके फादर भी बादल भैया कह के पुकारता है। तो ये चीज़ मेरे मन को झकझोर रहा था कि आखिर 3 जनरेशन का लोग भैया कह के कैसे पुकारता है, और यदि पुकारता है तो इतना प्यार क्यों देता है। मुझे लगा कि मुझे बंधन में नहीं बंधना चाहिए, यूं ही
लोगों के ज़रूरतों में जाके खड़ा होना चाहिए, दुख को बांटना चाहिए और ये प्यार बटोरना चाहिए। इसका प्रभाव मेरी ज़िंदगी पर पड़ा। मैंने शादी नहीं करने का फैसला लिया। चलिए, अभी आप बहुत यंग हैं, फैसला कुछ आपके माँ पिता भी लेंगे, लेकिन घर क्यों नहीं चाहते आप? जी मैं बताता हूँ, जब मैंने शादी नहीं करने का फैसला लिया, छोटे भाई सब थे, तो फादर ने कहा इनका क्या होगा, अपनी लाइफ तुम इस तरह करोगे, तो मैंने उनकी शादी करा दी। अब फिर मैंने एक दिन अपने माँ बाप को अपना फैसला सुना दिया कि लगता है कि मेरा जीवन सेवा के लिए बना है, लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए बना है। मैं जीना चाहता हूँ अपने अनुसार और लोगों के बीच जाके रहना चाहता हूँ। मेरा घर जहाँ है थोड़ा सामंती विचार है जी। घर वाले से विचारधारा में समानता नहीं खाती थे। मैं आपको बताऊं, जब गरीब के घर हम जाते थे तो वो लोग भगवान जैसा इज्जत करते थे, लेकिन वो लोग जब हमारे घर आते थे तो वैसा समानता का व्यवहार हम नहीं देखते थे। लेकिन फिर भी जो घर आपका है वहाँ जाने में परहेज किस बात की? मैं बताता हूँ, उनको मैं समानता का इज्जत नहीं दे पाता था, जिसके कारण मुझे लगा कि ताली दोनों हाथ से बजता है। ये मुझे भगवान मानते हैं और ये जब यहाँ आते हैं तो इनके साथ भेदभाव किया जाता है। मैंने कहा कि मुझे यदि इनके लिए करना है तो इनके बीच में रहना पड़ेगा। तो मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। कितने दिन से घर से बाहर है? मैं 12 दिसंबर 2013 से लगातार क्षेत्र में हूँ। जहाँ रात 10 बज जाता है वहीं डेरा डाल देता हूँ। मुझे रोज़ नहीं पता होता कि मैं कहाँ आज ठहरूँगा, किसका बिस्तर होगा, किसके हाथ का खाना नसीब होगा। इसी तरह तब से चल रही है। हम बात कर रहे थे बादल पत्रलेख से। इनकी कहानी काफ़ी रुचिकर है और जानेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे बादल पत्रलेख जी से। बादल जी, लोगों के बीच में रहना, गरीबों को बहुत समझना, सब कुछ ठीक, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता से पॉलिटिशियन कब हो गया? सामाजिक कार्यकर्ता, इसके पीछे कहानी है। मेरे पिता राजनीति में थे जी। वो कांग्रेस की राजनीति करते थे, कांग्रेस से लड़ना चाहते थे। उन्हें टिकट मिला और टिकट रात में मिला, लेकिन सुबह फिर पता चला टिकट उनका कट गया जी। उनको हार्ट अटैक आया। वो मेरे सामने, मैं दिल्ली में पढ़ता था, गिर गए। तो मैं उनको जो गिरते देखा वो उस दृश्य मुझे याद है। फिर वो चुनाव लड़ बैठे निर्दलीय जी। फिर कांग्रेस में उनके लिए रास्ते बंद हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि जो मैं नहीं कर सका तुम्हें करना। तो आपको तो कांग्रेस से बदला लेना चाहिए था। उसके साथ उसके टिकट पे कैसे चुनाव लड़ लिया आप? नहीं, मैंने सोचा कि शायद पिताजी की बातें ऊपर के लोग नहीं समझ पाए, मैं शायद उनको समझा दूंगा। और उसी समय प्रण किया कि मैं इसी पार्टी में रखकर इनके ही अरमानों को सच्चा साबित करूंगा। और फिर मैं लगा, शायद ऊपर वाले का शुक्रिया था कि मुझे राहुल जी ने मेरे क्षमता को देखा और मुझे टिकट दिया। राहुल जी ने आपके क्षमता को देखा, लेकिन जब चुनाव हो रहे थे, राहुल जी का जब कार्यक्रम आपके इलाके में तय हो रहा था, तो आपने कहा कि उनकी हमें जरूरत नहीं। ये क्या सोच थी? जी, चूँकि मैं पैसे से कमज़ोर था, मेरा घर छूट गया था। लोग सोचते हैं कि एमएलए बनने के लिए घर छोड़ा था, ऐसा नहीं है जी। एमएलए बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी माँ बाप को छोड़ दे, घर को छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी को छोड़ दे, शादी ब्याह न करे। ऐसी कोई बंदिश नहीं है। देखिए, कैमरा के सामने बोल रहे हैं जी, इसलिए जी। चूँकि आप अभी बहुत यंग हैं, युवा हैं, तो शादी के बारे में लग रहा है कुछ थोड़ा जल्दीबाजी में फैसला तो नहीं लिया? नहीं, मैंने आपको बोला कि जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा घर छूट जाएगा। बचपन से ही ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मैं बादल पत्रलेख था, क्लास 5 में मैं तो नहीं जानता था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। पत्रलेख लिखना छोड़ दिया, टाइटल क्या पता कि आगे भी आप शादी कर लेंगे? ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो जीवन है, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ। तो आप दरवाजा मत बंद कर दीजिए ना कि मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं, ये देखिए भविष्य में क्या होगा नहीं जानता, लेकिन अभी मेरा विचार है, मैंने छोटे भाइयों का घर बसा दिया, उसके बाद मैं घर कई छोड़ा। ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर कि छोटे भाई के बाद बड़े भाई शादी करते हैं। नहीं, वैसा शायद मेरे साथ होने वाला नहीं है। चलिए, इस पर आप समझ लीजिएगा। लेकिन फिर राजनीति में आप राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं लिया, तो कारण क्या थे? कारण थे कि राहुल जी के आने के पहले बड़े बड़े नेता लोग आके भाव भंगिमा देना शुरू करता।
झूठ मूठ का 3 दिन का डेरा जमाए रहते हैं, ये करो वो करो ये करो। तो पैसा नहीं था आपके पास? पैसा नहीं था और मैं बड़ी बड़ी तामझाम में पढ़ना नहीं चाहता था। लोग जो नेता वहाँ आके दिखाना चाहते थे वो मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते थे, वो राहुल जी के नज़र में अच्छा बनना चाहते थे, जिससे मेरा लॉस होता। मेरा 3 दिन तो ये पैसा नहीं होना मजबूरी था या समझदारी थी? ये पैसा, मेरा घर वाले मेरे अच्छे थे, लेकिन जब से मैंने घर छोड़ दिया तो पिताजी। नहीं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ कि आपने राहुल गांधी को नहीं बुलाया, पैसे का अभाव में नहीं बुलाया, या वो नेता जो कि आपके यहाँ कैंप करते उनके खर्चे से आप बचना चाहते थे? जी, मैं खर्चे नहीं, उनके फरमाइशों से मैं बचना चाहता था। मैं उनके फरमाइश मतलब ये करो वो करो। मैंने देखा था ना दूसरे इलेक्शन में कि 2-3 दिन लोग पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारी काम को छोड़कर भीड़ जमा करने में लग जाते हैं। कहाँ क्या ज़रूरत है, कहाँ क्या करना, प्लानिंग सारी। चुनाव से पहले बादल पत्रलेख के पास पैसे नहीं थे, चुनाव जब हो रहे थे तब पैसे नहीं थे, जबकि चुनाव में पैसा एक बहुत बड़ा आपके लिए हथियार होता है। जब आप चुनाव लड़ते हैं बिना पैसे के आप चुनाव या राजनीति नहीं कर सकते, ये आज की कहावत है। लेकिन बिना पैसे के, बहुत कम पैसे में आपने चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। आपके कार्यकर्ताओं में कुछ फार्मूला था कि पैसा कहीं से लेंगे लेकिन बादल पत्रलेख को मदद करेंगे? ये फार्मूला नहीं था, उनके दिल की आवाज़ थी कि वो देखते थे कि बादल भैया पेट्रोल नहीं भरा सकते हैं, बादल भैया खाना नहीं खिला सकते हैं, तो वो गाड़ी में पेट्रोल ज़रूर भराते थे, खाना ज़रूर खाते थे, लेकिन रात में आके सारा मेरा काम करते थे। तो कैसे कार्यकर्ताओं को, मतलब किस तरह से मोटिवेट ये किया? मैंने मोटिवेट नहीं किया था, ये उनके साथ ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे। कार्यकर्ताओं ने अपना पैसा लगाया, उन्होंने अपना चंदा दिया। उनके मैं घर जब जाता था, जब चुनाव के समय घर घर मैं घूमता था, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 1000 रुपया मेरे पॉकेट में ज़बरदस्ती डाल देता था। तो इस तरह से मैंने चुनाव लड़ा। उन लोगों को अपने क्षेत्र में आप बहुत, आपको प्यार मिला, लोगों के आप आज भी चहेते हैं, लेकिन यही चाहत लोगों की वही अपेक्षाएं जब आप चुनाव जीत कर आए, फिर चुनाव जब अब वापस आप जरमुंडी गए यहाँ से लौटने के बाद, वहाँ के लोगों में क्या अपेक्षाएं हैं आपसे? सबसे पहले वो मुझे देखना चाहते हैं, उसी रूप में वापस मुझे बुलाना चाहते हैं। और जीतने के बाद लोगों को लगा था कि हर नेता बदलता है, बादल भी बदल जाएगा, लेकिन जब जीतने के बाद हम कहीं नहीं गए, फिर वही रात वही गांव, जहां रात वही सुबह। तो उनको विश्वास हो गया। अभी मैं जब जिस गांव में जाता हूं, जब मैंने जीतने से पहले जहाँ गया था जी, कुछ लोग शंका करते थे कि शायद वोट लेने के लिए ये आदतें करता है, लेकिन जब वो अपने बीच में मुझे आज भी पाते हैं कि बिस्तर पर, ज़मीन पर हम सोते हैं, उनके घर का दाल चावल माड़ भात खाते हैं, तो वो लोग आके बोलते हैं कि हम लोग कितना गलत सोचे थे। आपका जो भोलापन है वो वहाँ के लोगों को बहुत भाया। लेकिन राजनीति में जब यहाँ पर आप उनके मुद्दों को आप नहीं उठाएंगे, थोड़ा अगर अब यहाँ पर आप तेज तरारी जो आपका है वो अगर नहीं दिखाएंगे, लोगों के अपेक्षाएं जो आपसे जुड़ी हुई हैं अगर उसको आप नहीं पूरा करेंगे, तो कब तक वो जो भोला बादल पत्रलेख वहाँ पर है वो बना रहेगा उनके बीच? ये मैं भोला हूँ, भोलेनाथ के क्षेत्र में हूँ, लेकिन सदन में मेरा रूप अलग होता है। आपने देखा होगा कि मैंने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई, आपदा प्रबंधन पर सवाल किए, तीखे सवाल किए, बीपीएल के लिए लड़ा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के हक के लिए लड़ा, फसल बीमा के लिए लड़ा, बिजली के लिए लड़ा, पानी के लिए लड़ा। बाबा बासुकीनाथ को आपके ही चैनल के माध्यम से राजकीय दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से उलझा, मुख्यमंत्री ने मुझे सपोर्ट भी किया, राजकीय मेला भी घोषित किया। बादल पत्रलेख अपने इलाके के लोगों के लिए भोले हैं, लेकिन राजनीति में आपकी ये खिलाड़ी बनने लगे हैं। कैसे, जानिए ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे बादल पत्रलेख से। राजनीति की अगर बात करें, विधानसभा में इन्होंने सवाल खड़े करने शुरू किए हैं, इनके नामों की चर्चा भी हो रही है। सबसे जो खास है वो ये कि इन्होंने कई मुद्दे उठाए, नए हैं, जो अनुभव आपके हैं उस हिसाब से अगर आप देखें, जो विधानसभा में मुद्दे आते हैं, आप नए हैं, क्या इसकी वजह से कुछ सवाल को पूछने में, समझने में, या आपके बातों को लोग वहाँ पर तवज्जो जिस तरह देते हैं उसको देने में कहीं पे कुछ अंतर दिखता है? नहीं, जब शुरू में था तो थोड़ी हिचक थी जी, लेकिन सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो बातों को
लीज पीरियड में समझाते भी हैं, और उसके अनुसार हमने परफॉर्म करना शुरू किया। हमने इंतज़ार किया कि कभी एक मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को प्रूव करूँगा। जो मौका मिल रहा है उसमें आप प्रूव भी कर रहे हैं। पहले विपक्ष में एक दो लोग बोलने वाले जाने जाते थे, अब आप लोगों की वहाँ पर संख्या काफ़ी दिख रही है जी। जैसे कि उसमें कुछ और भी नए लोग हैं। तो जो नए लोग यहाँ पर जा रहे हैं, जो अनुभव आपके पास, जो आप विपक्ष के लोगों से, सरकार के जो विधायक हैं उनसे बातचीत करते होंगे, लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण जो अगर आप बातों को लेकर चलें, विधानसभा में क्या कुछ दिखता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर वाकई में आपके ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती? मुद्दे हैं जो राज्य हित से जुड़े हुए हैं जी। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, और यहाँ के आम आदमी जो है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है जी। उसको न्याय दिलाना। 14 वर्षों को हमने देखा, जुड़ती हुई सड़कों को देखा, जुड़कर टूटती हुई सड़कों को भी देखा। जब झारखंड अलग हुआ था एक सपना था कि आबुआ दिसुम आबुआ राज होगा, लेकिन उसको बिखरते हुए देखा। जी। हमने देखा 14 सालों में सबकी सरकारें आई, मेरी पार्टी की, दूसरी पार्टी की, सभी पार्टियों की। इस 14 वर्षों में झारखंड ने सिर्फ खोया ही, पाया कुछ। यहाँ पर एक बड़ा विचित्र लोगों को दिखा कि सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जब जिसको मौका मिला तो सब लोग मिल बांट कर यहाँ पर लूटने की कोशिश की। ज़्यादातर विधायक जांच के घेरे में गए। हॉर्स ट्रेडिंग जैसे जो मामले हैं वो झारखंड में दर्ज हुआ। तकरीबन हर एक विधायकों पर इसके छींटे पड़े। ऐसे में जब आप लोग पहुँचे, क्या लगता है दामन साफ रहेगा? 14 वर्षों में मैंने देखा, यदि आप देखते हैं, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है जी। कि कोई भी सरकार 5 साल चली नहीं। आज कोई किसी के साथ है, कल विपक्ष में है, आज वो उसके साथ है, आज वो विपक्ष में है। तो सभी को मौका मिला, सबने इस राज्य को चलाने का सपना देखा, लेकिन चला नहीं पाए, घुटने टेक दिए। लेकिन इस बार जनादेश दूसरा आया। मैं ही नहीं, और विधायक हैं जो बड़े बड़े स्टार वर्ल्ड के अगेंस्ट जीत कर आए हैं। लोगों ने ईमानदार लोगों को, युवाओं को मौका दिया है। हम सदन में भी देखते हैं, विपक्ष में भी, पक्ष में भी, जी। दोनों में। लेकिन जब कोई जीत कर आता है, फिर जीत कर दूसरे पार्टियों में जब जाते हुए देखते हैं, तो क्या कहीं से परेशान करता है या कहीं से आपको प्रभावित अंदर से करता हो कि यहाँ पर जो झारखंड में हुए, इसकी शुरुआत यहाँ पर आपको दिखी कि यहाँ पर झारखंड विकास मोर्चा से कुछ लोग टूटकर सरकार में चले गए, कांग्रेस में भी कुछ टूट फूट हो रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस बची हुई है। ये जो संस्कृति है, क्या ये कहीं ना कहीं आप जैसे विधायकों को प्रभावित करता है? मैं दूसरी की बात तो नहीं कर सकता, अपने बारे में ये कहूँगा कि चरित्रवान लोग विपत्ति में अपने चरित्र का परिचय देता। यही बात आपके पहले भी अखबार में आते रहे, शायद यही कारण है कि जो तोड़ने वाले लोग थे, कुछ जोड़ने वाले लोग थे, वो थोड़ा आपसे दूरी बना लिया, तो शायद आपको नुकसान हुआ होगा। नुकसान नहीं हुआ, इससे मेरे कैरेक्टर के बारे में पता चला, मैं और स्ट्रांग हुआ। मुझे खुशी है कि इस भंवर जाल में मीडिया में खबर आते रहा है, इसको उसने कांटेक्ट किया, उसको। चुनाव जीतने से लेकर अब तक बहुत कम समय हुए हैं, तो अभी के चरित्र के बारे में नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में कुछ फैसला होगा कि अभी तुरंत में आपके चरित्र के बारे में कुछ कहा जाए? नहीं, जब मेरा घर में, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हमें अभी खुद संवारने का मौका मिला है। पार्टी ने एक बार चांस दिया इलेक्शन लड़ने का, और ऐसे में मैंने जब गट्स के साथ ये फैसला लिया कि बिना प्रचार प्रसार के अपने हिसाब से देसी अंदाज में चुनाव जीतूंगा, राहुल जी को जाकर बताऊंगा कि चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता अगर है। अगर अगर चरित्र की बात जहाँ तक आप करते हैं, हाल के दिनों में और जो झारखंड का रहा अब तक राजनीतिज्ञों के जो चरित्र रहे, उन सब के बीच में जो मौजूदा जो अभी स्टॉक है, यानी कि मौजूदा जो विधायकों की संख्या है, इसमें काफ़ी नए लोग आए, क्या लगता है इस बार झारखंड की जो राजनीतिक तस्वीर है, जो दूसरे राज्यों को लोग देखना चाहता है, वहाँ पर एक अच्छा तस्वीर जाएगा? बिल्कुल, 14 वर्षों के इतिहास को देखने के बाद आज हम वहीं पर खड़ा हैं। मन में एक सवाल उठता है कि 14 वर्षों में हम झारखंड में अपना विधानसभा भवन नहीं बना पाए जी। गरीबों का घर कहाँ से बनाएंगे? हम अपना कोयला से खुद पावर हाउस नहीं बना सके, बिजली कहाँ से देंगे? हम अपनी नीतियाँ खुद नहीं बना सके, लोगों के लिए न्याय कैसे करेंगे? तो अब जब हम लोग जीत के आए हैं, युवा लोग जीत के आए हैं, आपने देखा होगा
पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सभी मिलकर जनहित के मुद्दे पर सरकार को सवाल के घेरे में खड़ा करते हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी जेन्युइन कॉज पर खड़े हो जाते हैं और जो सदन का भी माहौल विधानसभा का है, दस्तूर है और पहले से भी विधानसभा में सवाल खड़े होते रहे। विधायक सवाल भी खड़ा करते हैं, लेकिन वही विधायक बाद में कई बार कई मौक़ों पर मैनेज होते भी नजर आए। क्या इस बार जो विधानसभा है, जो वहाँ पर जो विधायकों का जो चरित्र दिख रहा है, जो तेवर दिख रहे हैं, बाहर में सरकार जब मुद्दों पर खास तौर पर जब बात होगी, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे वो काम करने के मामले हों, कल्याण के मामले हों, तो वहाँ पर भी विपक्ष ऐसे ही मुखर नजर आएगा। बिल्कुल विपक्ष सकारात्मक भूमिका में है। मैं खुद रचनात्मक विपक्ष की भूमिका ज़्यादा पसंद करता हूँ। 14 सालों में आपने हमें उलझते हुए देखा, लेकिन अब लगता है कि हमें नई कहानी लिखना है, नई इबादत लिखना है, नए झारखंड का निर्माण करना है। चीज़ों को अब उलझाने से बढ़िया है कि सुलझाने में लगा जाए। बिल्कुल विकास की बात करें, आम आदमी को खड़ा करने की बात करें, झारखंड की अस्मिता को बचाने की बात करें, यहाँ के लोगों को रोज़गार देने की बात करें, और इसमें यदि सरकार करना चाहती है तो उसमें उसका सहयोग भी करें। लेकिन सरकार कहीं पटरी से बेपटरी हो तो उन्हें सजग भी करने में या खिंचाई भी करने में कहीं ना चुके। बिल्कुल, यही मेरा सोच है और इसी सोच के साथ चले। बहुत बादल पत्रलेख से बात कर रहे थे, इनकी सोच काफ़ी नेक है। अब इस सोच पे ये कितने बने रहते हैं, इस पर सबकी निगाह होगी, क्योंकि बादल पत्रलेख जैसे कई और विधायक यहाँ पर पहुँचे और लोगों को उम्मीद है कि ये सरकार के साथ में जो इनकी जो भूमिका है वो बहुत सकारात्मक होगी, बहुत रचनात्मक होगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जब हम अगली बार मिलेंगे एक नए सच के साथ मिलेंगे, तब तक लीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।